डायग्राम की बात करते हैं जो असल में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का नो डाउट सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम यही है, ये सबसे ज्यादा रेपिटेटिव क्वेश्चन यही है, जिसको हम कहते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ये कई तरीकों से आती है एग्जाम में, पेपर 1 में भी आती है, पेपर 2 में भी आती है। और अगर किसी बच्चे को ये चैप्टर में ना ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का नहीं पता, नहीं आती है, तो मैं नहीं मान सकता कि वो बच्चा सीरियस बच्चा है। ये एक अंडरस्टूड डायग्राम है जो कि बहुत बार पूछी जाती है। ये भी हम जाहिर है दो चीजों के लिए बनाएंगे, एक्सो के लिए भी बनाएंगे और एंडो के लिए भी बनाएंगे, ठीक है ना। एक तरफ ड्रॉ करेंगे एंडोथर्मिक के लिए, बराबर बराबर में ड्रॉ करेंगे ताकि कंपैरिजन करना आसान हो। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट लेबलिंग्स है। तवज्जो हटनी नहीं चाहिए बेटा, तवज्जो हटी और घटना घट। समन कुछ पल्ले पड़ रहा है या ऊपर से जा रहा है? नहीं सर, समझ आ रहा है। क्लास के बाद मैसेज करना, अगर जो रिकॉर्डिंग से सुनना है जो लॉस हुआ है तो उसको फिर होमवर्क के तौर पर जमा नहीं करो, साथ साथ कर लेना, ठीक है। चलो, अब मेरे बच्चे ये हमारे पास ग्राफ है। अच्छा, ये ग्राफ पूरा ड्रॉ दो तरह से आता है, बनाने के लिए भी आता है और बनाकर पूरा लेबल करना होता है, और बना बनाया आता है और उसकी लेबलिंग करनी होती है। तो आपको बनाना आना चाहिए। तो इसमें ज्यादातर तो बना हुआ आता है और लेबल करना होता है। तो मसला ये होता है बच्चों को बनाना आता ही नहीं है जीरो से, तो वो एक्सिस को लेबल करना भूल जाते हैं। याद रखिए, इसमें एक्स एक्सिस पर है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन और वाई एक्सिस पर है एनर्जी। एनर्जी एंड प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। प्रोग्रेस का मतलब दूसरे लफ्जों में टाइम भी है, ठीक है। अब एक्सो एंडो की डायग्राम बनाने जा रहे हैं, और इस डायग्राम को कॉन्सेप्चुअली, अगर रट्टा नहीं लगाना तो कॉन्सेप्चुअली बनाने के लिए वो कॉन्सेप्ट याद रखना जरूरी है जो मैंने बताया H2H1 वाला। मुझे बताओ, एंडो में H1 ज्यादा होता है कि H2? अभी बताओ, पता चल जाएगा। एंडो में क्या होता है? H2 इज ग्रेटर देन H1, क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होती है, और क्योंकि उसमें हीट रिलीज होती है, इसमें H2 इज लेसर देन H1। भाई ये बात हमने पढ़ ली है ना, यस और नो? जी सर। ये बात जब जहन में होगी ना, तो डायग्राम बनाते हुए आपके जहन में कोई फजूल कंफ्यूजन पैदा नहीं होगी। समझ की बात से एग्री करती हो? यस सर। चलो, अब एंडोथर्मिक की डायग्राम देखो बेटा। एंडोथर्मिक में H1 कम है, H2 ज्यादा है। H1 किसके लिए होता है? रिएक्टेंट के लिए। तो अब डायग्राम में एक बार देखो, साथ साथ ही बनाना, पहले देख लो उसके बाद बनाना। मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं डायग्राम में, तवज्जो से देखिएगा। शुरू में हमारे पास क्या होगा भाई? जब रिएक्शन शुरू होता है तो शुरू में क्या होगा? रिएक्टेंट। आखिर में क्या होगा? प्रोडक्ट। तो इसलिए बिगिनिंग में हमारे पास क्या मौजूद है? बोलो। रिएक्टेंट मौजूद। रिएक्ट। और आखिर में क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। अच्छा, अब चूंकि रिएक्टेंट का H1 यहां पर कम होता है, इसलिए देखो रिएक्टेंट को नीचे दिखाया है। ये है रिएक्टेंट की एनर्जी, जिसे हमने क्या कहा है? H1। और प्रोडक्ट टुवर्ड्स द एंड होगा, और प्रोडक्ट की एनर्जी चूंकि ज्यादा है तो प्रोडक्ट को हम एंड में दिखाएंगे, लाइक दिस। एंड में आ गए, आखिर में आ गए। और ऊपर क्यों दिखाया है? क्योंकि ये एक्सेस किसका है? एनर्जी कंटेंट का। और प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है? ज्यादा है। H2 की वैल्यू H1 से ज्यादा है। ये हमारा कौन सा आ गया? प्रोडक्ट आ गया। ये इतनी बात समझ आई? दोबारा देखो भाई, हमें पता है ना कि H1 और H2 रिएक्टेंट प्रोडक्ट को शो करते हैं। तो H1 रिएक्टेंट शुरू में होता है, प्रोडक्ट आखिर में। तो रिएक्टेंट का बार पहले आया, प्रोडक्ट का बार बाद में। अब ऊपर नीचे का क्या किया में कि रिएक्टेंट की एनर्जी जो कम है, तो रिएक्टेंट एनर्जी एक्सेस पे नीचे है, और प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, इसलिए वो एनर्जी एक्सिस पर ऊपर है H2 के। अब इसी इतनी चीज को यहां भी देखो। एक्सोथर्मिक में क्या होता है? H2 ज्यादा होता है, कम होता है, और H1 ज्यादा होता है। तो अब यहां पर देखिए क्या गेम हो गई। H1 जो रिएक्टेंट है उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो हम देखें रिएक्टेंट को दिखा रहे हैं ये रहे। समझ आना चाहिए, नहीं आए तो पूछना। ये हमारा रिएक्टेंट आ गया, शुरू में आ गया, क्योंकि रिएक्टेंट शुरू में होता है और वैल्यू इसकी ज्यादा होती है। और प्रोडक्ट कहां होता है? आखिर में। और प्रोडक्ट की वैल्यू यहां पर H2 क्या होती है? कम। तो प्रोडक्ट हमारे पास यहां आखिर में आया और नीचे आ गया। वैल्यू क्या आ गई? H2। क्या ये समझते हो दोनों का डिफरेंस? ये डिफरेंस लॉजिकल है या नहीं है? बोलो। कि जी सर। रिएक्टेंट का H1 इसमें कम था, इसलिए शुरू में पहले आया और नीचे आया।
और प्रोडक्ट ज्यादा है तो बाद में और ऊपर आया। यहां पर रिएक्टेंट की वैल्यू ज्यादा थी इसलिए ऊपर आया, और प्रोडक्ट की वैल्यू कम थी इसलिए वो नीचे आया प्रोग्रेस के एंड पे। अच्छा, अब मेरे बच्चे समझ, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन से हैं जिनमें आप जब रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो, हीट एनर्जी देते जाते हो। मिसाल के तौर पे मैं एक आसान एग्जांपल देता हूँ, मेल्टिंग। जब आपने किसी चीज को, लोहे को पिघलाना है, लोहे को पिघलाना है तो क्या करोगे, एनर्जी देके छोड़ दोगे, देते जाओगे जब तक मेल्ट ना हो। कॉमन सेंस है ना भाई, एनर्जी देते ही जानी होगी। ये एक और डिफरेंस है एक्सो और एंडो में, अभी समझाता हूँ एक और बात, कि जब आप कोई भी एंडोथर्मिक प्रोसेस सोचोगे तो वहां एनर्जी देके छोड़नी नहीं होती, एनर्जी देते ही जानी है जब तक प्रोसेस ना हो जाए कंप्लीट। जैसे अगर आप लोहे को मेल्ट कर रहे हैं तो जब तक मेल्ट करना है तब तक एनर्जी देनी पड़ेगी। तो जब तुम रिएक्टेंट को एनर्जी दोगे, देखो अब देखो, रिएक्टेंट को एनर्जी दोगे दोगे दोगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी और ये इस तरह करके फाइनली क्या बना लेगा, प्रोडक्ट। ये लाइन क्यों आई, रिएक्टेंट को एनर्जी देना शुरू की तो क्या हुआ, एनर्जी एक्सिस पे लाइन बढ़ना शुरू हो गई, पर यहां तक के क्या बन गया, क्या बन गया भाई, प्रोडक्ट। इसी तरह एक्सो पे आ जाए, मुझे बताओ एक्सो में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कि रिलीज होती है, रिलीज। लेकिन एग्जिट। अजीब बात बताऊं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को भी स्टार्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है शुरू में। क्यों, याद करो, चूल्हा जलाना है, खुद ब खुद जल जाता है नहीं, पहले आप माचिस की तीली लगाते हो, माचिस की तीली से क्या होता है, थोड़ी सी एनर्जी आप उसे देते हो, इलेक्ट्रिक स्पार्क करते हो, थोड़ी सी एनर्जी उसे क्या करते हो, देते हो। आपने पेट्रोल जलाना है, इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है गाड़ी में, जब आप गाड़ी में सर्च देते हो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, पेट्रोल जलता है, तो क्या हुआ, उस स्पार्क से क्या हुई, थोड़ी सी एनर्जी, उतनी नहीं जितनी एंडो में देनी थी, एंडो में तो एनर्जी देते ही जानी है। लेकिन एक्सो में भी, यानी एंडो में तो रिएक्शन उसी वक्त चलेगा जब एनर्जी देंगे, लेकिन एक्सोथर्मिक में भी रिएक्शन बाद में एनर्जी रिलीज करेगा जब वो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन टू स्टार्ट अ रिएक्शन, टू स्टार्ट अ रिएक्शन, वहां पर भी आपको क्या देनी पड़ेगी, एनर्जी थोड़ी सी देनी पड़ेगी। जब वो एनर्जी आप उसे देंगे, इतनी सारी एग्जांपल दी मैंने कि जो एक्सोथर्मिक एग्जांपल है, घर का चूल्हा है, बारबेक्यू है, जो भी आप एक्सोथर्मिक प्रोसेस करते हो उसमें इनिशियली थोड़ी सी एनर्जी दे दो। अच्छा, क्या मुसलसल देनी होती है, नहीं, आप देखिए थोड़ा सा स्पार्क लगा दिया बस प्रोसेस शुरू हो गया, और फिर एनर्जी क्या होना शुरू हो जाती है, रिलीज। तो अब अगर इस चीज को समझ रहे थे तो आप थोड़ी सी एनर्जी शुरू में क्या करोगे, दोगे, जिससे एनर्जी ऊपर जाएगी, और जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होगा अब क्या होगा, एनर्जी क्या होना शुरू हो जाएगी, बोलो, रिलीज होना शुरू हो जाएगी, यहां तक कि क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। भाई शुरू में क्या किया, एनर्जी दी, तो इसलिए वैल्यू थोड़ी सी क्या गई, ऊपर गई, और फिर जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट हुआ हीट एनर्जी क्या होना शुरू हो गई, रिलीज होना शुरू हो गई, इसलिए जो एनर्जी एक्सेस है वो नीचे की तरफ आना शुरू हो गई। कोई बात समझते हो नहीं समझते हो, भाई दोनों को साइड बाय साइड देखो, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, दिस डायग्राम मस्ट बी अंडरस्टूड क्लियरली। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट क्यों नीचे है, प्रोडक्ट क्यों ऊपर है, इसकी लॉजिक समझाई मैंने आपको। रिएक्टेंट शुरू में है, प्रोडक्ट आखिर में है, X1 X2 की जो इंपॉर्टेंस है वो तुम्हें यहाँ समझ में आ रही होगी। इसी तरह एक्सोथर्मिक के अंदर X1 ऊपर क्यों है, X2 नीचे क्यों है, इसका लॉजिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर जब प्रोग्रेस रिएक्शन की हो रही है तो हमें इसको कैसे शो करना है, बेटा एंडोथर्मिक कोई भी प्रोसेस हो उसे फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टिल द फाइनल पॉइंट एनर्जी क्या करनी पड़ती है, देनी 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 ही पड़ती है, एंड दैट इज द कंडीशन। जबकि एक्सो में ओवरऑल तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, लेकिन उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए उधर भी हमें इनिशियली एनर्जी, बोलो, देनी पड़ती है, इसीलिए शुरू में वैल्यू ऊपर गई है और फिर वापस नीचे आई है। ठीक हो गया। अब इसकी लेबलिंग सुन लो, एक्सेस को मैंने लेबल कर दिया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट भी लेबल कर दिया। अब जो लेबलिंग रह गई सुनो बेटा, यहां पर, और लेबलिंग के साथ एरो भी देखो, यहां पर मुसलसल आप ऊपर गए हो, ये जो लाइन को लेबल करोगे रिएक्टेंट के लेवल से, रिएक्टेंट के लेवल से टॉप तक लेबल करोगे, ये वो एनर्जी है जो आपने दी है, इसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। क्या कहते हैं, और एरो देखो ऊपर की तरफ है, वैल्यू ऊपर गई है, एरो कहां है, ऊपर की तरफ, एक्टिवेशन एनर्जी। और दूसरी लेबलिंग क्या होगी, तवज्जो रखो, ये रिएक्टेंट की लाइन और ये प्रोडक्ट की लाइन, इनके दरमियान ये डिफरेंस H2 और H1 का डिफरेंस क्या कहलाता है, डेल्टा एच। डेल्टा एच। तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा एच, विच इज अगेन पॉजिटिव। भाई H2 H1 का डिफरेंस क्या कहलाता था, डेल्टा एच कहलाता था। तो ये जो बार लाइन और लाइन के दरमियान का डिस्टेंस है, इसको लेबल करोगे डेल्टा एच, इसका साइन पॉजिटिव है, और एक्टिवेशन एनर्जी का साइन भी हमेशा पॉजिटिव होता है। एक्टिवेशन एनर्जी भी हमेशा ऊपर जा रहा है एरो, जब भी ऊपर एरो होगा पॉजिटिव ही होगा। तो यहां पर ये नीचे से लेकर
टॉप मोस्ट लेवल तक ये एक्टिवेशन एनर्जी है, एरो ऊपर होगा, साइन पॉजिटिव। दोनों लाइन के दरमियान जो गैप है उसको लेबल किया है, वो डेल्टा एच है डिफरेंस, वो भी एंडो के लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जबकि आप जब यहां आ जाओगे तो यहां पर भी यही दो लेबल्स करने हैं, लेकिन कैसे करने हैं देखो। पहले यहां से यहां तक गए, ये क्या है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, और ऊपर गए हो तो इसका साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव। एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव, एक्टिवेशन एनर्जी इज ऑलवेज। नॉर्मली आप क्या पढ़ते हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो बच्चों को लगता है कि शायद एक्सो में सब कुछ नेगेटिव होता होगा ना। एक्टिवेशन एनर्जी याद रखें बेटा, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, एरो देख लो ऊपर की तरफ है। उसके बाद क्या हुआ था, एनर्जी क्या होना शुरू हो गई थी, रिलीज। तो अब ये जो दो लाइंस के दरमियान डिफरेंस है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का, अब देखो यहां एरो मैंने कहा बनाया, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वैल्यू ऑफ एनर्जी क्या हो रही है, नीचे आ रही है। एंड दिस डिफरेंस इज, यस समन, डेल्टा एच, एंड दिस इज टेकन टू बी नेगेटिव, दिस इज टेकन टू बी नेगेटिव। बेटा लुक एट दिस डायग्राम केयरफुली। डेल्टा एच एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव जरूर है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी दोनों में पॉजिटिव है। ये बात अक्सर बच्चे नहीं गौर करते, दे देंगे बस एक में एंडो में सब पॉजिटिव होता है, एक्सो में सब नेगेटिव होता है, एग्जामिनर खेल जाता है आपसे। एक्टिवेशन एनर्जी इज पॉजिटिव फॉर बोथ एंडो एंड एक्सो, और आप देखिए दोनों में एरो ऊपर की तरफ है। और डेल्टा एच जो है वो पॉजिटिव होता है एंडो में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन लास्ट सेक्शन एज वेल, और नेगेटिव होता है एक्सो में। और एरो से उसे शो करना है, जब पॉजिटिव था तो एरो ऊपर की तरफ था, जब नेगेटिव है तो एरो नीचे की तरफ है। ये डायग्राम जब आप पूरी एक बनाते हैं ना, एक पूरी लेवल के साथ, तो 4 नंबर मिलते हैं। ये एक डायग्राम बनाने के 4 नंबर है, दोनों में से कोई एक लाजमी आएगा। और मैं समझता हूँ वो लेवल पे 4 नंबर के लिए अगर आपको बनाना आती है तो 1 30 सेकंड लगेंगे इसको बनाने में, बहुत हुआ 1 मिनट लगेगा। कोई मुश्किल डायग्राम थोड़ी है। आपके पास एक प्रोग्रेस और एनर्जी का एक्सेस है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट है, यूं करके एक लाइन डाल दी, एक्टिवेशन ऑफ डेल्टा एच लेवल किया। हाँ, इसमें जो गलतियां होती हैं वो क्या होती है, आपने पॉजिटिव नेगेटिव और एरो कर, बच्चे अच्छा करने लगते हैं लाइन लगा देते, एरो नहीं बनाते, गलत हो जाएगा। एरो से पता चल रहा है कि हीट एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है, इसलिए एरो भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन वाले बच्चों। और साथ ही साथ साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। और साइन में अक्सर बच्चों में जो मैंने कहा कॉमन गलती है वो क्या है कि दे थिंक कि एक्सो में सब नेगेटिव होता है, एंडो में सब पॉजिटिव होता है। द करेक्ट थिंग इज कि एक्सो में डेल्टा एच नेगेटिव होती है, लेकिन एक्टिवेशन उसमें भी पॉजिटिव होती है, और एंडो में दोनों चीजें पॉजिटिव होती है। इज दैट क्लियर? समन, आयला, असरा, जी सर। जाबिर, इल्मा, यस सर। जी सर। अब्दुल शकूर जी, कुछ पूछना चाह रहे हो पूछो। आदिल, अफरोज नहीं है क्लास में जी, आदिल पूछो, क्या पूछ रहे हो बेटा? सर कुछ नहीं सर, मैं आया था जी से समझ आ गई। आ गई समझ, ठीक है ना। इसलिए नहीं, आपको अपने आप पे भरोसा हो जाना चाहिए कि यार ये डायग्राम मैं बना लूंगा। अच्छा, 2 3 बातें और बता दूं, डायग्राम तो पूरी हो गई इस सवाल से। देखो एक्टिवेशन एनर्जी आप जैसे कि देख पा रहे हो, एक्सोथर्मिक में मैंने बताया कि जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन को स्टार्ट करना है तो ऑल्दो वो एनर्जी रिलीज करेगा, लेकिन उसको भी स्टार्ट करने के लिए शुरू में क्या करना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इसी पॉइंट से हम एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कर रहे हैं। व्हाट इज एक्टिवेशन एनर्जी? दो चीजें, दो डेफिनेशन बताने लगा हूं। एक है एक्टिवेशन एनर्जी, इसी पॉइंट से डेफिनेशन आती है इसकी। हाउ डू वी डिफाइन एक्टिवेशन एनर्जी? द मिनिमम amount of energy required to start a reaction is called activation energy, or EA, the minimum amount of energy required to start a reaction। भाई यही है ना। आप देखिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या थी, वो एनर्जी जो हमें देनी पड़ी रिएक्शन को क्या करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन, किसी रिएक्शन को शुरू करने के लिए, माचिस की जो तीली जलाई हमने, इलेक्ट्रिक जो स्पार्क दिया हमने, दैट इज गिविंग द मिनिमम एनर्जी फॉर द रिएक्शन।
वंस दैट एनर्जी इज गिवन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। ठीक हो गया, एक टर्म तो ये हो गई। दूसरी टर्म जो है ना, डिफाइन करते हैं डेल्टा एच को। ये डेल्टा एच जो हम कह रहे हैं ना, इसका नाम है, डेल्टा एच का नाम है इंथैल्पी। डेल्टा एच का केमिकल नेम क्या है? इंथैल्पी। इसको डिफाइन करते हैं। अच्छा, इसको डिफाइन करने में बच्चे अक्सर फिसल जाते हैं। भाई बड़ा आसान है, डेल्टा एच क्या था? बाय फॉर्मूला क्या था डेल्टा एच, बताओ? H2 माइनस H1 था ना समन, आइला। तो अब इसी को यहां से डिफाइन कर देंगे। क्या होता है H2? क्या होता है? हीट कांटेंट ऑफ H2 क्या होता है? हीट कांटेंट ऑफ प्रोडक्ट। और H1 क्या होता है? हीट कांटेंट ऑफ रिएक्टेंट। और ये दोनों को माइनस कर रहे हैं, तो दोनों का क्या हो गया? डिफरेंस हो गया। तो कैसे डिफाइन करेंगे? द डिफरेंस बिटवीन हीट कांटेंट ऑफ, यस प्लीज, प्रोडक्ट एंड, बेटा समन बोलना पड़ेगा, आयला, इल्मा, असरा, प्रोडक्ट एंड रिएक्ट। reactant, मैंने कल ही बताया था, केमिस्ट्री का ज्यादा हिस्सा मेरे साथ ही याद हो जाएगा। तो द डिफरेंस बिटवीन हीट कांटेंट ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट इज कॉल्ड डेल्टा एच और इंथैल्पी। जो कि हमें पता है कि नेगेटिव होगी एक्सो के लिए और पॉजिटिव होगी एंडो के लिए। हाउ एवर एक्टिवेशन एनर्जी के लिए मैंने फिर बताया कि इट इज पॉजिटिव फॉर बोथ एंडो एंड एक्सो। ऐसा ही है ना? क्या यहां तक सारी बात समझ आ गई भाई? जी सर। अब दो तीन बातें और बता दूं, यस सर। इरादा नहीं था, अभी जहन में आ रही तो बता दूं। कॉमन सेंस की एक और बात, एक रफ डायग्राम में पूछता हूं, शायद मुझे तुम बता पाओ। बताना चाहिए, इतना मुश्किल भी नहीं है। मान लो पहले तो आइडेंटिफाई करना, मैं डायग्राम बना रहा हूं, आइडेंटिफाई करना एक्सो की है कि एंडो की है। जी, एक्सो की है कि एंडो की है? सर एक्सो की पहली वाली आइडेंटिफाई करना बड़ा आसान है भाई। कैसे जो तुम देखोगे नीचे आ रहा है ओवरऑल, समझ जाओगे एक्सो की है। ऊपर जा रहा होगा ओवरऑल, तो आप समझ जाओगे किसकी है? एंडो की है। तो आइडेंटिफाई करने में तो गड़बड़ नहीं कर दोगे बच्चों? हाँ भाई, समन, आइला, नहीं सर। चल। सर दोनों एक्सो हैं, आप अग्री करते हो? दोनों में क्या फर्क नजर आ रहा है? दोनों एक्सो है, यस और नो? क्या दोनों एक्सो है या नहीं है? ये भी एक्सो है और ये भी एक्सो है। दोनों में फर्क क्या है? वेरी गुड, यहां पर एक वेरी गुड यार, कमाल हो गया। एक्टिवेशन एनर्जी ये है और ये। एक में अगर मैं इसको ए कह दूं और इसको कह दूं बी, तो रिएक्शन ए में एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है और रिएक्शन बी में एक्टिवेशन एनर्जी कम है। अब मुझे बताओ, तुम्हारे ख्याल में जल्दी कौन सा रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा? रिएक्शन बी। वाई? अब क्योंकि कॉमन सेंस के रिएक्शन एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट रिएक्शन। इसमें कम है, थोड़ी सी एनर्जी देंगे रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, और वहां ज्यादा एनर्जी देंगे तो रिएक्शन फिर स्टार्ट होगा। तो मालूम हुआ किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होती है वो रिएक्शन उतना फास्ट होता है। क्या ख्याल है? किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होती है वो रिएक्शन उतना तेज होता है, यस और नो? चलो, जी सर। तो अब नॉर्मली क्या है, ये तो दो अलग रिएक्शन थे। लेकिन अगर मान लो एक रिएक्शन ये है क्या लग रहा है, एंडो है एक्सो? एक्सो। एक्सो। एंड राइट नाउ द एक्टिवेशन एनर्जी इज लो और हाई? हाय। हाई है, ठीक है। एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू बार शुड बी लेबल्ड एज डेल्टा एच फेसिंग डाउनवर्ड्स, है ना? ये रिएक्टेंट H1 एंड ये प्रोडक्ट H2। अच्छा, अब मेरे बच्चों, इस रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, इसका मतलब रिएक्शन क्या होगा? फास्ट या स्लो? स्लो। लो। ठीक है। अब एक बला होती है जिसको आप आगे जाके केमिस्ट्री में पढ़ेंगे भी, जिसको क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? कैटलिस्ट। जो रिएक्शन को फास्ट करता है। कैसे फास्ट कर देता है? एक्चुअली वो करता ये है कि रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है ना, उसे नीचे ले आता है। रिएक्शन की जो
एक्टिवेशन एनर्जी होती है, बिकॉज अभी हमने डिस्कस किया कि एक्टिवेशन जितनी ज्यादा होगी इतना रिएक्शन स्लो होगा। तो वो रिएक्शन की एक्टिवेशन को क्या करता है, नीचे ले आता है। यानी अगर रिएक्शन बहुत ज्यादा वैल्यू गेन करके फिर स्टार्ट होना था, अब वो जरा सी वैल्यू गेन करता है और स्टार्ट हो जाता है। यानी एक्टिवेशन की जो पहली पुरानी लेबलिंग थी वो वहां खड़ी थी, अब नई लेबलिंग कहाँ आ जाएगी, ये। क्या ख्याल है, ई डैश अभी भी पॉजिटिव ही है। ई डैश क्या होगी, कैटेलाइज रिएक्शन। एक नॉर्मल रिएक्शन था जो ग्रीन लाइन से शो हो रहा है, वो नॉर्मल रिएक्शन था, उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा थी और वो स्लो था। अब हमने क्या किया, एक प्रॉपर क्या डाल दिया, कैटलिस्ट डाल दिया। तो कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को नीचे ले आता है, और जब एक्टिवेशन एनर्जी नीचे आ गई तो ये रिएक्शन उतनी एनर्जी गेन करेगा और स्टार्ट हो जाएगा। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, रिएक्शन को स्पीड अप कर दिया बाय लोअरिंग दी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है। तो ये एग्जाम में बहुत आता है कि भाई एक डायग्राम बनी हुई है, वो बोलेगा बताओ उसमें कैटलाइज रिएक्शन कौन सा है। तो जहां पर आप देखोगे कि एक्टिवेशन एनर्जी कम हो रही है, वो कैटलाइज रिएक्शन होगा। बिकॉज कैटलिस्ट क्या करता है, मैं लिख भी देता हूँ, कैटलिस्ट क्या करता है, इंक्रीजेस दी, बेटा बात समझ आई ऑनलाइन वालों बच्चों को, जी सर। यस सर। स्पीड ऑफ रिएक्शन बाय लोअरिंग एक्टिवेशन, इट इंक्रीजेस द स्पीड ऑफ रिएक्शन। कैसे, बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। तो अगर यहां पर मैं लेबल करूं तो दिस इज अनकैटेलाइज रिएक्शन, बहुत आता है ये पास पेपर में, और दिस इज कैटेलाइज रिएक्शन। उसी सेम रिएक्शन में जब कैटलिस्ट डाल दिया तो एक्टिवेशन एनर्जी गिर गई। तो ये उसी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की ही अंदर वैरायटी। जी ऑनलाइन वालों बना लिया, ड्रॉ कर लिया बेटा। जी सर। जी आदिल यस सर। कर लिया, यस सर। जावेद जी सर, कर लिया ड्रॉ मैंने। समझ आ गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, अब तक कोई मुश्किल तो नहीं लग रहा, इजी है। फिर रिपीट करता हूँ, फिर रिकॉल करता हूँ। हमने आज के सेशन को स्टार्ट किया बाय क्विकली रिवाइजिंग व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट लेक्चर, एंड देन वी टॉक अबाउट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर फॉर एक्सो और एंडो के ऊपर कॉमन सेंस हमें बताता है कि क्या होता है, और उसी चीज को हम ग्राफ में शो करते हैं, तो कैसे करते हैं, एंड उसमें क्या गलती होती है उसके ऊपर भी बात की। And then we have just discussed the most important and most repetitive concept of this chapter, which we call energy profile डायग्राम। और उसके लिए आपके जहन में एंडो और एक्सो का H2 H1 का पता होना चाहिए, कौन ज्यादा होता है कौन कम होता है। उसी बेसिस पर हमने दो डायग्राम्स बनाई, इसके एक्सिस को लेबल किया है, एक्स एक्सिस पे देखो क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और किस तरह से लेबल किया हुआ है। ठीक है। और इसी तरह एक्सो में एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट, साइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा एच इज पॉजिटिव फॉर एंडो, नेगेटिव फॉर एक्सो, और डेल्टा एच को लेबल किया है डिफरेंस बिटवीन टू लाइंस पर। और जो हमारा वो है एक्टिवेशन एनर्जी, उसमें दोनों में एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव होती है, दोनों में एरो ऊपर की तरफ होता है। एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन कैसे करते हैं, हमने डिफाइन कर दिया। इंथैल्पी या डेल्टा एच को डिफाइन कैसे करते हैं, वो भी डिफाइन कर दिया। फिर एक कॉन्सेप्ट हमने और डिस्कस किया कि एक्टिवेशन एनर्जी क्योंकि वो एनर्जी है जो मिनिमम चाहिए स्टार्ट करने के लिए रिएक्शन को। तो अगर एक रिएक्शन की एक्टिवेशन ज्यादा है और एक की कम है, तो कौन सा ज्यादा आसानी से स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी कम है। तो अब अगर एक रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी पहले से ही ज्यादा है और उसे तेज करना है, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक एजेंट डाल देते हैं एक्सटर्नल, जिसे हम कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन को नीचे ले आता है, जिससे ग्राफ में चेंज आ जाता है और रिएक्शन थोड़ी सी एनर्जी गेन करके स्टार्ट हो जाता है। कोई सवाल है यहां तक तो पूछ लो बेटा। ये टॉपिक सब टॉपिक ये वाला खत्म हो रहा है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम का सब टॉपिक खत्म हो रहा है। एनी क्वेश्चंस आदिल से लेकर जाबिर तक? Okay. कोई सवाल?